एस्पिरेंट्स को, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या बताया जाए ऐसा जो उनके काम आए। मेरी स्टोरी से जी, जी। पहुंच गया वहाँ। वहाँ मुझे जाके पता चला कि ऑप्शनल सब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट, मैंने कहा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है? कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे ऐसे होता है, आपको लेना होता है और उसमें एक आपसे पूछा जाता है मेंस में, उससे उसके मार्क्स जुड़ते हैं और एक अच्छे लेवल पे आपको उसकी पकड़ होनी चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा, क्या लिया जाए, ये सवाल उस वक्त था। मेरे पास शायद 10 मिनट थे डिसीजन लेने के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लिया जाए। मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। उस टाइम पर ऐसा लगा कि सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है, यूपीएससी। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। अभी हमारे साथ रवि कपूर सर है। सर 2011 बैच के आईआरएस हैं। सर से आज हम बातचीत करेंगे कि क्या जर्नी रहा, कैसे तैयारी की शुरुआत किया था, नए लोग अभी कैसे तैयारी करें, कोचिंग कैसे करना चाहिए, ऑप्शनल, तमाम सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो आप सब लोग अंत तक बने रहें और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू, थैंक यू। तो सर आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और जी मेरी पढ़ाई की स्टार्टिंग बीटेक से हुई, हायर जी। एजुकेशन की। बट उसको करने के बाद इमीडिएटली लास्ट ईयर में मैं यूपीएससी में इंटरेस्टेड हो गया था अच्छा। और एक तरीके से मैंने वो गोल अपने माइंड में सेट कर लिया था। जी और उस लास्ट ईयर के इमीडिएटली बाद मैंने पहला अटेम्प्ट दे दिया था। जी। और अभी हाल फिलहाल ही मैंने एमए साइकोलॉजी कंप्लीट करी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में। अच्छा जी। तो बैकग्राउंड बीटेक का रहा और उस कॉलेज से ही मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। और मुझे याद है कि उस कॉलेज में मैं शायद अकेला ही था जो ये करना चाह रहा था यूपीएससी का प्रिपरेशन। मेरा मेन इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में था अच्छा। एक्चुअली। और मैं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में था और इन्वॉल्व था और कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता था और इंडिया को कई बार रिप्रेजेंट भी किया मैंने इन स्पोर्ट्स में। और उसमें बहुत टाइम बिताने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, ये लगभग कॉलेज के आखिरी के साल की बात है, कि एक शायद बहुत सस्टेनेबल करियर वो ना हो स्पोर्ट्स। और ऐसी भी कमी महसूस होने लगी कि डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है उसमें, पर बहुत ज़्यादा आप अपने माइंड को एंगेज नहीं करते हैं उसमें। अच्छा। एथलीट यूजुअली अपने माइंड को एंगेज बहुत ज़्यादा ना करके, डिसिप्लिन जितना वो रहता है उतना उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। मुझे कुछ ऐसा शायद चाहिए था अपनी लाइफ में जिससे मैं थोड़ा सा मेंटली एंगेज भी रहूं। मुझे कुछ क्रिएटिव करने का मन था और एक बहुत अच्छा चैलेंज चाहिए था। तो उस उस टाइम पर ऐसा लगा कि सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है, यूपीएससी। क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास दिलचस्पी मुझे नहीं थी। हालांकि वो अब मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है इतने सालों के बाद। बट उस वक़्त मुझे लगता था कि नहीं, आईटी जॉब नहीं करनी है और कुछ डिफरेंट करना है, कुछ ज़बरदस्त करना है, ये था मेरे मन में। और क्योंकि मैं एक बॉडी बिल्डर था, स्पोर्ट्स पर्सन था और सब लोग उसी तरीके से मुझे जानते थे और देखते थे कि ये एक एथलीट है। और एथलीट्स यूजुअली पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जाहिर सी बात। तो ये एक सरप्राइजिंग चीज़ थी मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी। बट जैसा कि आपने कहा कि एस्पिरेंट्स को, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या बताया जाए ऐसा जो उनके काम आए मेरी स्टोरी से, जी जी। तो वो यही बात होगी कि स्पोर्ट्स में एकेडमिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यूपीएससी को क्लियर करने के लिए। जी मेरे कभी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, एवरेज स्टूडेंट, आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट पूरे स्कूल में। ना कोई कॉलेज में मैंने कुछ कमाल किया एकेडमिकली। बट स्पोर्ट्स में हाँ, मैंने बहुत मेहनत करी और उसने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जो बिल्कुल यूपीएससी में डायरेक्टली मेरे काम आई। डिसिप्लिन बहुत सीखना ही पड़ता है अगर आप compete कर रहे हैं स्पोर्ट्स में तो। और कम क्योंकि compete कर रहे हैं तो कंपटीशन की आदत हो जाती है आपको, हार जीत तो लगी रहती है उसमें। तो इस वजह से जब मैं यूपीएससी में आया तो अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे पास एक ऑन वन हैंड आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ एकेडमिक नॉलेज, ना कि जी मैंने भी पढ़ाई में भी ध्यान दिया ही नहीं। बट ऑन द अदर हैंड आई वॉज हाईली कम्पिटिटिव, क्योंकि कंपटीशन खेल खेल के मेरे को पता था कंपटीशन क्या होता है, हार जीत कैसे होती है। मुझे जी डर नहीं लगता था उससे। जी। हाँ, तो ये एक चीज़ है कि कंपटीशन से नहीं डरना चाहिए और एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जी।
ये मैं कहना चाहूँगा एस्पिरेंट्स को। सर आप अपना जर्नी बताइए उस टाइम से जब से आपने ज्वाइन किया कैसा रहा? जर्नी काफ़ी ऊपर नीचे रही, टर्बुलेंट रही और मुश्किल भी रही, झूठ तो नहीं बोलूँगा। और उस टाइम पर इनफैक्ट ये जर्नी स्पोर्ट्स से स्टार्ट हुई। बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा मैंने, और कुछ एथलेटिक टीम्स के मैं नज़र में आने लगा, खासकर कि रग्बी। इंडिया की रग्बी टीम है और इंडिया में काफ़ी अच्छे लेवल पे रग्बी खेली जाती है, चाहे ये लोगों को ये ज़्यादा ना पता हो। तो इंडिया की रग्बी टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ। जी। ये कॉलेज के आखिरी साल के आसपास की बात है। उस रग्बी टीम की सिलेक्शन में फिर प्रैक्टिस मैच में एक दिन कुछ ऐसी घटना हुई कि बहुत सीरियस इंजरी हुई मुझे एक, और उस सीरियस इंजरी की वजह से मुझे 2 महीने बेड रेस्ट करना पड़ा। उस 2 महीने के दौरान मुझे ये रियलाइज़ हुआ, जो मैंने आपको बताया, कि ये मैं सारी ज़िंदगी नहीं कर सकता हूँ, कुछ और करना होगा। और मैंने उस 2 महीने के दौरान ये डिसाइड कर लिया था कि ये यूपीएससी मैं करूँगा। और स्टार्ट हुआ वहाँ से। मुझे आईएएस आईपीएस का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, वेरी अच्छा। ऑनेस्ट नहीं पता था मुझे। मुझे ये भी नहीं पता था ये क्या होता है एग्ज़ाम, कैसे इसको क्लियर किया जाता है। बस मुझे ये पता था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है एग्ज़ाम, और इसको क्लियर करके आप कुछ बन जाते हैं। बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। वहाँ से रिसर्च स्टार्ट हुई। जी। और उस टाइम एक दिन मुझे याद है कि मैंने गूगल किया इंटरनेट पे आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, आईएएस कुछ भी, और मेरे सामने आए कुछ सर्च रिजल्ट्स। मैंने सीधा फ़ोन मिला दिया वहाँ पे ऐसे ही कि ये क्या है ये, और कहाँ हैं आप, और क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बताया। और ये इत्तेफाक की बात है कि उस टाइम पर उनके एडमिशन्स चल रहे थे। तो मैं एड्रेस पूछ के पहुँच गया वहाँ। वहाँ मुझे जाके पता चला कि ऑप्शनल सब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट, मैंने कहा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है? कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे ऐसे होता है, आपको लेना होता है, और उसमें एक आपसे पूछा जाता है मेंस में, उससे उसके मार्क्स जुड़ते हैं, और एक अच्छे लेवल पे आपको उसकी पकड़ होनी चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की। मैंने कहा ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा, क्या लिया जाए, ये सवाल उस वक्त था। मेरे पास शायद 10 मिनट थे डिसीजन लेने के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लिया जाए। मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। मैंने 2-3 लोगों से ऐसे ही जान इधर उधर पूछा, एक दो फ़ोन किए जानने के लिए कि क्या आप पता है, जानते हैं उसके बारे में, कौन सा अच्छा है। किसी ने बोला फ़िलासफ़ी, किसी ने बोला साइकोलॉजी। मेरे को मुझे उस वक्त बस एक गट फीलिंग थी, आई हैड इंटुइशन कि साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ले लेते हैं, ले लेते हैं। ले लिया। और उसके बाद उसकी कोचिंग स्टार्ट हो गई। 6 महीने तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया मुझे 6 महीने कि क्या हो रहा है। बिल्कुल भी सर। कुछ नहीं, कुछ नहीं। उस क्लास में मैं बैठता था, और आप इमेजिन करिए एक बॉडी बिल्डर बैठा है उसमें, और आसपास कोई आईआईटी का है, इंजीनियर, एम से है, ये इस टाइप के लोग जो कि मैंने कभी ज़िंदगी में देखे भी नहीं थे, वो बैठे हुए थे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या मैंने काफ़ी बड़ा पंगा ले लिया है। बट फिर वही स्पोर्ट्स इतना करने के बाद डर नहीं लगता कंपटीशन से। तो पहले 6 महीने कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। पैसे भी मेरे इन्वेस्ट हो गए कोचिंग में। असली तैयारी स्टार्ट हुई उस 6 महीने के बाद, जब मैं खुद घर पे आके बैठा और मैंने पढ़ना खुद किया। एक्चुअली में खुद से मैं पूछा कि ये है क्या है, ये जो मुझे पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट क्या है। और सेल्फ स्टडी करी, और खुद से बहुत ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करी मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, जो भी वहाँ पढ़ाया जा रहा था, जीएस के बारे में। और ख़ुद उसको समझना स्टार्ट किया, क्योंकि स्कूल की भी कोई बैकग्राउंड मेरे पास नहीं थी, ना मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का कुछ उसमें था। खुद सारा कुछ ज़ीरो से समझना पड़ा। नोट्स की हेल्प ली, इंटरनेट की हेल्प ली, जहाँ से जो समझा जा सकता है वो ली। आई हैड टू टीच माई सेल्फ। इस प्रोसेस में 6 महीने और लग गए मुझे, बट इतना हो गया था उस वक़्त तक कि उसी अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था। फिर इंटरव्यू तक जब मैं पहुंचा, तो इंटरव्यू में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे सोशल स्किल्स ठीक नहीं हैं। उस रूम में मेरे से कुछ बोला ही नहीं गया, आई कुड नॉट टॉक। मेरे से सवाल पूछे गए और मुझे जवाब उनके आते थे। मैं अगर शांत रहता, और अगर मुझे आदत होती बात करने की, तो मैं बहुत कुछ बोल सकता था वहाँ। पर कुछ मेरे मुंह से निकला नहीं उस वक्त। आई कुड नॉट स्पीक एट ऑल। आई वॉज कम्प्लीटली फ्रोज़न।
उस इंटरव्यू के बाद 135 आए, 135 मार्क्स वर गिवन आउट ऑफ 300, विच इज़ नॉट अ गुड स्कोर। और उस 135 पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर हो गया और मेंस क्लियर हो गया था पहली बार में, मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि ये किया जा सकता है, जाहिर सी बात। अगली बार हो गया। और इतना टाइम जब बिता देते हैं आप, 1.5 2 साल आप लग जाते हैं, एक अटेम्प्ट हो जाता है, आप उसमें पूरा आ ही गए, एकदम पूरा मैदान में आप आ ही गए हैं अब आप। तो फिर धीरे धीरे नॉलेज बहुत काफ़ी बढ़ने लगती है आपकी। 2 साल की जो नॉलेज होती है एस्पिरेंट की, वो 1 साल वाली से बहुत डिफरेंट होती है, काफ़ी बढ़ जाती है। और उस दौरान फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे पास फ़िलोसफी और साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको मैं पढ़ के काफ़ी दिलचस्पी से उस वक्त तक एंजॉय करने लग गया था। साइकोलॉजी तो इतना मुझे पसंद था कि अब अभी भी पढ़ता हूँ, और अभी हाल फिलहाल ही क्लिनिकल साइकोलॉजी की है। तो उसको पढ़ पढ़ के फिर मुझे सारा जब सिलेबस क्लियर हो गया तो मुझे लगा कि ये कुछ और पढ़ना चाहिए, ये बोरिंग हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है देखा जाए तो। मुझे लगा कुछ नया चाहिए, तो फिर मैंने फ़िलोसफी दूसरे अटेम्प्ट में चूज़ कर लिया। फिर मैंने फ़िलोसफी पढ़ा, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया है, ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया किसी ने। सर यूपीएससी के एग्ज़ाम में सिलेबस का क्या योगदान होता है? जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, सर यूपीएससी एग्ज़ाम के सिलेबस के लिए एक नेविगेटर तैयार किए हैं। तो सर सिलेबस का क्या योगदान होता है? आपने जो ये नेविगेटर बनाया है, नेविगेटर का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप लोग चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। सर ये नेविगेटर का मतलब क्या मतलब रहता है, योगदान बताएंगे जरा। ये नेविगेटर एक्चुअली वो है जो मुझे उस वक्त चाहिए था, जो नहीं था मेरे पास। ये एग्जैक्टली वो है जो हर एक एस्पिरेंट को चाहिए होता है, बट वो होता ही नहीं है। एक जगह हर चीज़ मिले, सिलेबस आपका उसमें लिखा हो, सिलेबस आपका क्लियरली मेंशन्ड हो। यूपीएससी का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में और मेंस में बहुत ओवरलैप है, और कुछ सब्जेक्ट्स रिपीटेड हैं और कुछ सब्जेक्ट नहीं हैं। और जो रिपीटेड हैं भी, उसमें क्वेश्चन के टाइप थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। मेंस में वो थोड़ा अलग टाइप का पूछ लेते हैं, प्रीलिम में थोड़ा अलग पूछ लेते हैं। तो कैसे पता चले मुझे उस वक्त, ये मुझे प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत लोगों को होती भी है, कि अब हिस्ट्री पढ़ी जा रही है तो क्या एक साथ पढ़ी जाए, कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ी जाए, कि मेंस के लिए पढ़ी जाए, कि क्या किया जाए उसका। जी जी तो जी। ये सिलेबस की सबसे बड़ी ये है कि सिलेबस एक लिस्ट है, जैसे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बट यूपीएससी कभी कभी, खास करके करंट अफेयर्स में, उससे बाहर भी चला जाता है। तो नॉलेज वाइड चाहिए उसके लिए। और हमेशा मुझे लगता है सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, इन वन प्लेस, हमेशा आपको दिखते रहना चाहिए। तो जो नेविगेटर है उसका सिर्फ एक छोटा सा ये एक फीचर है कि पूरा का पूरा सिलेबस ऑर्गेनाइज्ड है। आपको ये पता चल जाएगा इमीडिएटली कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या ओवरलैप है। और सारे सब्जेक्ट्स कलर कोडेड हैं, बट एक्चुअल उसकी जो यूज़ है वो ये है कि मुझे और एस्पिरेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि तैयारी चल कैसी रही है। आप हिस्ट्री पे एक महीना बिता देते हैं और बिपिन चंद्रा पूरी पढ़ लेते हैं, स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ लेते हैं, बट आपको ये नहीं पता चलता है कि एग्ज़ाम के तरीके पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हुआ है भी कि नहीं। जी, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। हाँ, और क्या वहाँ पर क्वेश्चन पे ठीक टिक लगेगा, ये नहीं पता है अभी, जब तक हम खुद को टेस्ट ना करें। और ये भी नहीं पता है कि जितना अब इसका हो गया, अब इसको छोड़ देना है और अच्छा करना है, कि और दूसरे सब्जेक्ट पे जाना है एक महीना बिता के। नहीं तो ऐसा कोई फीडबैक मैकेनिज्म बहुत मुश्किल है हमें मिलना सारे, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी ही होती है। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म उसमें डालने की कोशिश करी, जिससे हमेशा ये पता चलता रहे एस्पिरेंट को कि किस स्टेज पे है। उसके 6 स्टेप्स बना दिए गए पढ़ाई के, जो मैं फॉलो करता हूँ, और जो साइंटिफिकली प्रूवन है। उसमें पहले बिग पिक्चर फॉर्मेशन, फिर फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकंड रीडिंग, इन सब के प्रॉपर कुछ वो हैं, तरीके हैं करने के। और ये करके फिर पूरा का पूरा वो कुछ लगभग 100 टारगेट्स बन गए हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के, ऐसे उसको बांट के। सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के 6 आप कर लीजिए स्टेप्स, तो उन सब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। अगर ये मेरे पास होती ट्रैकिंग सिस्टम, तो आई एम श्योर पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता था, डेफिनेटली हो जाता। नहीं था। और बहुत घूमना पड़ा उसमें, यूपीएससी के उसमें, किसी की बात सुन की, कभी किसी की बात, कभी ये बुक खरीद के वो बुक खरीद ले। इट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, आई वॉज कन्फ्यूज, आई डिड नॉट नो एग्जैक्टली क्या करना है, एग्ज़ाम में क्या आएगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो हेल्प करेगा भी कि नहीं,
वो तो एग्ज़ाम में जाके ही पता चला कि हुआ हेल्प, बट ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये पहले पता होना चाहिए था। तो ये सब करने के लिए वो बनाया गया है नेविगेटर, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको काम आएगा। और अम, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अच्छा सर, नए लोग जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग कोचिंग करें, क्या करना चाहिए? आप कोचिंग के बारे में क्या राय है सर आपका? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखिए मैंने ज्वाइन किए थे, और मैं ये मानता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक पर्पज़ सॉल्व करते हैं। और एक ही गलती होती है मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जब हम जाते हैं, मेरे से भी हुई थी, कि हम बिना प्लान के चले जाते हैं, और एजेंडा ही नहीं होता है, यू डोंट हैव अ प्लान और अ स्ट्रैटेजी, और आप सोचते हो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके मेरी सोल्यूशन मुझे मिल जाएगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टिपिकली एक सोल्यूशन देते हैं, वो है कंटेंट, पढ़ाई। वो आपको सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, और आपको बहुत सारा कंटेंट दे देंगे सब्जेक्ट का। वो स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे मोस्ट ज़्यादातर, वो आपको ट्रैक पे नहीं रखेंगे, क्योंकि वो उनका काम नहीं है। तो अगर उनको उनके पास जाना है तो आपको बहुत क्लियरली ये पता होना चाहिए कि ये मेरे वो सब्जेक्ट्स हैं जो मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे एक पर्सनल कोच चाहिए जो मुझे पढ़ा दे, ये मेरे समझ के बाहर है, सेल्फ स्टडी पे नहीं हो पा रहा है। और उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उनके पास जाना चाहिए कि ये है मेरा प्रॉब्लम, इसके लिए मुझे कस्टमाइज सोल्यूशन चाहिए, तो क्या किया जा सकता है। जब हम मेरा मानना है ये पूरे के पूरे पैकेजेस उनके ले लेते हैं, कुछ अच्छा होता है कुछ नहीं भी होता है, वो अवॉइड करके हमको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए, ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि कौन से हैं मेरे पकड़ में जो मैं कर लूँगा, समझ लूँगा, और टेस्ट सीरीज से मेरा काम हो जाएगा। बट कौन से ऐसे हैं जिसमें मेरे को पढ़ाए कोई बैठ के, मेरे से नहीं हो रहा है, तो उनके लिए उनके पास जाना चाहिए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नेसेसरी हैं? नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो नेसेसरी हैं। बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, कोचिंग फ्यूचर क्लासेस क्या के, सकता है? 100%, 100%। और ये होता है, लोग करते हैं, हर साल करते हैं ये। मेरे एक बैच में कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, और हर हर साल कुछ ना कुछ लोग निकलते हैं जो नहीं लेते हैं, जॉब में रहते हैं, अपना तैयारी करते हैं, और अल्टीमेटली पेपर देते हैं, निकालते हैं पेपर को। बस ये है डिफरेंस। हमको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है, और उनके पास वो सोल्यूशन लेने जाना चाहिए। यूज़फुल, आर दे यूज़फुल? यस, आई थिंक सो। आर दे नेसेसरी? नो। ये मेरा मानना है। कि एग्ज़ाम में जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि हिंदी मीडियम से कम सिलेक्शन होता है, क्या कारण है सर? मुझे लगता है हिंदी मीडियम से कम इसलिए होता है क्योंकि लोग हिंदी मीडियम के रिप्रेजेंटेटिव्स कम हैं उसमें, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के ही हैं। हालांकि ये यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके ये स्टैटिस्टिक्स देखे जा सकते हैं, बट ऐसा लगता है ऑब्वियसली। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदी में कंटेंट की उपलब्धता कम है। हो सकता है, हो सकता है। हिंदी मीडियम क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं कमेंट कर सकता कॉन्फिडेंस के साथ। बट हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि एक प्रॉब्लम ये है कि उसको कम कैसे किया जाए, और उसमें चूज़ करने की प्रॉब्लम हो जाती है इंग्लिश मीडियम में तो। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों का कहना है कि ट्रांसलेट में दिक्कत होती है, हाँ, ट्रांसलेशन में गूगल ट्रांसलेट कर दिया जाता है यूपीएससी के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल होती है, और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जब मैंने अपनी पहली बुक लिखी थी, ये अल्टीमेट चीट बुक ऐसे एंड आंसर राइटिंग की, जी। तो उसको ट्रांसलेट करवाया था, और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था हमारे लिए, बहुत मुश्किल से ट्रांसलेशन हुआ, और बहुत अच्छा हुआ भी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा जा रहा है उसका ट्रांसलेशन कराना एक ऑलरेडी थोड़ा सा उसका क्वालिटी कम हो जाएगा, अनलेस कोई डायरेक्टली इंग्लिश हिंदी में कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो बेटर रहेगा। बट हाँ, कंटेंट का इशू हो सकता है हिंदी मीडियम में। सर, मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे करना चाहिए लोगों को और कितनी देर करना चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग नॉलेज एक्वायर करने से काफ़ी अलग है। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो सीख सकते हैं, आप किताब पढ़ सकते हैं, आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। अगर आपको आ गया समझ और आपने सारी की सारी डिटेल्स कैप्चर कर लिए तो वो सब्जेक्ट हो गया। जैसे करंट से जोड़ करके किसी टॉपिक को रिलेट कर दिया जाता है, उसको कैसे मतलब हैंडल करें? नहीं, मेंटली तो हैंडल हो जाता है। जी। आपने कनेक्ट कर दिया और आपके माइंड में क्लियर हो गया कि ये क्रिप्टो करेंसी और ये मेटावर्स और ये सब चीज़ें ऐसे कनेक्टेड हैं, साइंस एंड टेक में आ सकती हैं। अब सवाल आएगा तो उसमें इंग्लिश जब लिखने का बारी आएगी तो लैंग्वेज आउटपुट इज़ नॉट ईजी, उसके लिए एक डिफरेंट स्किल चाहिए, राइटिंग स्किल इज़ रिक्वायर्ड। राइटिंग स्किल डिफरेंट होता है नॉलेज से, वो एक बार में झटके में नहीं आता, उसको प्रैक्टिस चाहिए होती है थोड़ी। जी। तो लिखने की प्रैक्टिस मुझे लगता है पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये एक झटके में आने वाली चीज़ नहीं है, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए।
हाथ चलना स्टार्ट होता है, थॉट्स जो माइंड में होते हैं वो धीरे धीरे अच्छे सेंटेंसेस में बनने लगते हैं, और धीरे धीरे जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट जवाब देना सीख जाते हैं। सर कुछ लोग ये कहते थे कि इंटरव्यू की तैयारी तो प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करते करते अपने आप हो जाती है, इंटरव्यू की तैयारी अलग से करना चाहिए। नहीं, ये इस चीज़ का तो मैं एक जीता जागता सबूत हूँ कि नहीं होती है, और जी। मेरे साथ पहले अटेम्प्ट में ये हुआ था कि नहीं हुई थी, और अच्छा। मुझे भी ये लगता था कि नॉलेज अब जीएस वगैरह पढ़ ली है तो इंटरव्यू तो हो ही जाएगा। जी। बट नहीं है ऐसा, नहीं है ऐसा। तो क्या करना चाहिए सर? उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने आप को लोगों के सामने डालना पड़ता है उस सिचुएशन में। जब हमसे कोई पूछ रहा होता है, इंटरव्यू की सिचुएशन नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन जैसी नहीं होती है। वो आपको बहुत ज़्यादा वेलकम फील नहीं कराते हैं जैसे कि आप उनके घर में मेहमान बन के आए हैं। वो एक इंटरव्यू है, इट्स अ फॉर्मल सोशल सिचुएशन, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि जब सवाल पूछे तो ठीक बात निकले मुँह से, राइटिंग स्किल की तरह ही है। और उसकी प्रैक्टिस का और कोई तरीका नहीं है, अपने आप को बार बार मॉक इंटरव्यूज़ में और उस टाइप के कॉन्वर्सेशन में डालना ज़रूरी है। मॉक इंटरव्यूज़ लिए मैंने कुछ पिछले कई सालों में, हर साल ही लेता हूँ। कभी किसी एनजीओ के साथ या कभी किसी के साथ, उनमें ये देखने को मिलता है मुझे, अपनी झलक दिखती है कि मैंने क्या गलतियाँ करी थी, वो इमीडिएटली पता चल जाता है। और हाँ, इंटरव्यू मेंस क्लियर हो जाने के बाद, मेंस देने के बाद इंटरव्यू पे फोकस आ जाना चाहिए। उसे पहले की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं लगता है। जो भी आपका बोलने का तरीका है, स्किल है, वो पॉलिश किया जा सकता है कुछ महीनों में। बट उसको अगर एकदम लास्ट के लिए छोड़ा जाए 10-15 दिन, वो एक गलती होगी। इतनी जल्दी नहीं होता है वो पॉलिश, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अलग अलग टॉपिक से बात करने के लिए। और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आने लगता है जब आपसे कोई पूछे, और अगर आपको वो पूरी बात नहीं भी पता है तो उसको टेस्ट की तरह ना लेके ये बोलने से अच्छा ये रहता है कि आप बोलेंगी आई डोंट नो सर, सर आई डोंट नो, सर आई डोंट नो इज़ ओके, बट यू कैन से अ फ्यू मोर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट, सर आई डोंट नो बिकॉज आई डिड नॉट थिंक दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट, एंड वट एवर आप कुछ भी उसके साथ में बोलें अपनी पर्सनैलिटी की थोड़ी सी झलक देने के लिए, बहुत केयरफुली। तो बात जो बोली जाती है, मतलब बारीकी में बात करनी पड़ती है वहाँ, गलत बात नहीं करी जा सकती है। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, गलत निकल जाती है बात मुँह से, तो प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। और मुझे लगता है कम से कम 4 या 5 इंटरव्यू सेशंस होने चाहिए, तब आप ग्रूम हो जाते हैं, और तब उसके बाद जाके एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस वहाँ पर आता है। और ऑब्वियसली नॉलेज चाहिए उसके लिए, नॉलेज है और कॉन्फिडेंस है, और आपकी पर्सनालिटी में कुछ पॉजिटिविटी है, तो इंटरव्यू ज़्यादातर अच्छा ही निकलता है। ये है। कुछ नए लोग जो दिल्ली आके तैयारी करना चाहते हैं सर, यूपीएससी की तैयारी से करना चाहते हैं, वो लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली में आने के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि बिल्कुल नेसेसरी है जी। दिल्ली में आना। हाँ, एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल जाएगा आपको, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप जाएंगे तो पूरा वो माहौल रहेगा, और आप इसके टच में रहेंगे। बट इतना ज़्यादा टच में भी रहने की ज़रूरत नहीं होती, खासकर अब जब ऑनलाइन इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं। जी। तो दिल्ली आना एक एडवांटेज हो सकता है, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप सीरियस हैं तो आप अपने होम टाउन से इस प्रिपरेशन को इजीली कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम आएगी मोटिवेशन की शायद, क्योंकि आउट ऑफ टच रह के ये नहीं पता चलता है कि क्या करना है। तो उसके लिए आप शायद स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, लाइब्रेरीज होंगी वहाँ पे, कुछ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे, कोई ना कोई इवेंट्स होंगे, और एक कम्युनिटी जो ये जिसमें जो इसमें इन्वॉल्व है, उसमें आपको ट्राई करना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हों, ताकि एक उस एग्ज़ामिनेशन की नस आपके हाथ में रहे। और मुझे लगता है सबसे बड़ा फ़ायदा दिल्ली का यही है कि आपको हमेशा याद दिलाता रहता है वो कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। जहाँ देखेंगे आप, आपको लोग दिखेंगे जो आपके कंपटीशन हैं, और हमेशा आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार मुझे किसी और से मुझे बेटर करना है, जी। और मुझे पढ़ना है। और ये कांस्टेंट रिमाइंडर जी। जी। फ़ायदा है दिल्ली पे आने का। सर एनसीईआरटी का क्या योगदान है यूपीएससी के एग्जाम में? क्या बिना एनसीईआरटी पढ़े बिना यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया जा सकता है? किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि जो जी। टॉपिक उसमें लिस्टेड हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपने एक्वायर कर ली हैं कहीं और से। जी। बट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत अच्छा एक सोर्स मिला हुआ है, गवर्नमेंट सैंक्शनड है, और कंटेंट उसमें अथॉरिटेटिव है, उसके कंटेंट में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर एनसीईआरटी में है तो इसका मतलब वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, और ऑफिशियल है, सबसे बड़ी बात। और क्योंकि यूपीएससी भी एक गवर्नमेंट या क्वाज़ी गवर्नमेंट
बॉडी है, तो वो ऑफिशियल सोर्सेज को प्रेफर करते हैं। और एन सी आर टी इज़ सो सेफ, इट इज़ सच अ सेफ थिंग टू डू कि उसको ना करना तो मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा। क्यों नहीं करना चाहिए, बट हाँ वो उससे काम नहीं होगा और भी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एन सी आर टी से पेपर क्लियर होना मुश्किल है, बट एन सी आर टी को कर लेना चाहिए। उसको छोड़ने से बेटर यही है कि उसको कर लेना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।